जरा सोचिए, कैसे सिर्फ एक ओहदा, वाइसरॉय का पद, लगभग एक सदी तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत लिखता रहा। आज हम इसी ताकतवर पद और उन लोगों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने भारत पर ब्रिटिश राज की शक्ल तय की। साल था 1857, जब विद्रोह की आग ने ब्रिटिश शासन की बुनियाद हिला दी। इस बड़ी बगावत के बाद भारत पर हुकूमत का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गई। और यहीं से शुरू हुआ वाइसरॉय का दौर। इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 अलग-अलग दौर में देखेंगे। पहले हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे, फिर दमन और सुधार की नीतियों की टक्कर देखेंगे, उसके बाद साम्राज्य के शिखर का दौर और आखिर में जानेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद ने अपनी जड़ें मजबूत की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले दौर से। 1857 के विद्रोह के बाद वाइसरॉय का सबसे पहला और जरूरी काम था बिखरी हुई सत्ता को समेटना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पूरे भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल को पत्थर की लकीर बना दे। और इस कहानी के पहले अहम किरदार हैं लॉर्ड कैनिंग। इनकी हैसियत बहुत ही अनोखी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश भारत के सबसे पहले वाइसरॉय। कैनिंग ने इस बहुत बड़े बदलाव को बड़ी समझदारी से संभाला। उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू करवाया, इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की नींव रखी, जो आज भी हमारे कानून का हिस्सा है, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट के जरिए भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की एक छोटी सी ही सही पर शुरुआत की। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोपीय सैनिकों के व्हाइट म्यूटिनी को भी कामयाबी से संभाला। कैनिंग के बाद राज की नींव को और पक्का करने का काम जारी रहा। लॉर्ड लॉरेंस ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट्स बनाए। उनके बाद आए लॉर्ड मेयो, जो डेटा की अहमियत को समझते थे। उन्होंने ही भारत की पहली जनगणना की शुरुआत की, जो आगे चलकर ब्रिटिश राज के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक हथियार साबित हुई। चलिए अब कहानी के दूसरे दौर में चलते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब ब्रिटिश नीतियां, जानते हैं, एक पेंडुलम की तरह थी। कभी इस तरफ यानी बेहद सख्त दमन, तो कभी उस तरफ यानी कुछ उदार सुधार। और इसी खींचतान ने पहली बार एक संगठित भारतीय राजनीतिक चेतना को जगाया। इस दौर के एक अहम किरदार हैं लॉर्ड लिटन, जो शाही ताकत और कंट्रोल की जीती जागती मिसाल थे। उनकी हर नीति का बस एक ही मकसद था, साम्राज्य की ताकत दिखाना और हर तरह के विरोध को बेरहमी से कुचल देना। लिटन ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाकर भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोंटने की कोशिश की। फिर आर्म्स एक्ट ले आए, जिससे भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल हो गया। इन कदमों ने भारतीय लोगों के दिलों में गुस्से और नाइंसाफी की आग भड़का दी थी। और फिर लिटन के एकदम बाद आए लॉर्ड रिपन, जो सोच और काम में उनसे बिल्कुल अलग थे। उन्हें अक्सर सबसे उदार वाइसरॉय में गिना जाता है। आते ही उन्होंने लिटन की कई दमनकारी नीतियों को उलटना शुरू कर दिया। ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि ब्रिटिश नीति के अंदर ही कितना बड़ा टकराव था। देखिए, एक तरफ लिटन ने प्रेस पर ताला लगाया तो रिपन ने उसे हटा दिया। रिपन ने स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की, जिसकी जड़ें आज के पंचायती राज में दिखती हैं। उन्होंने इल्बर्ट बिल के जरिए भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का हक देने की भी कोशिश की, जिसका अंग्रेजों ने जबरदस्त विरोध किया। ये राज के दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। तो जाहिर है, लिटन के दमन और रिपन के सुधारों से जो राजनैतिक हलचल पैदा हुई, उसे एक मंच की जरूरत थी। और वो मंच मिला 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ था। अब हम तीसरे दौर में पहुंच चुके हैं। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम पर था, जब लगता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी डूबेगा ही नहीं। इस दौर में बड़े बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए, लेकिन इन्हीं बदलावों के अंदर साम्राज्य के पतन के बीज भी छिपे थे। इस दौर का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर नाम था लॉर्ड कर्जन। वो एक परफेक्ट इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत फुर्तीले, बहुत कुशल, और उन्हें पूरा यकीन था कि अगर प्रशासन को एकदम दुरुस्त कर दिया जाए तो भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल हमेशा के लिए कायम रहेगा। कर्जन ने तो जैसे प्रशासन के हर हिस्से को बदलने की ठान ली थी।
पुलिस को बेहतर बनाया, यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाया, भारत की प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया और खेती को आधुनिक बनाने के लिए भी कदम उठाए। उनका मकसद एक ही था, हर चीज को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाना। लेकिन कर्जन अपने इसी प्रशासनिक जोश में एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ देता। एक ऐसा फैसला जो राष्ट्रवाद की आग में घी का काम करता। वो साल था 1905 और फैसला था बंगाल का बंटवारा। अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बस प्रशासनिक सुविधा के लिए है, एक बड़े प्रांत को संभालना मुश्किल है। लेकिन भारतीयों के लिए ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनकी पहचान, उनकी संस्कृति पर हमला था। उन्होंने इसे बांटो और राज करो की साजिश के तौर पर देखा और इस एक फैसले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी दौर में हैं। इस दौर में राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो कभी कुछ राजनीतिक रियायतें दें तो कभी सख्ती से पेश आएं। ये सचमुच रियायतों और संघर्ष का दौर था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि बंगाल विभाजन ने कैसे एक के बाद एक घटनाओं की झड़ी लगा दी। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसी माहौल में मुस्लिम लीग बनी। फिर मौर्ले मिंटो सुभारों ने धर्म के आधार पर अलग चुनावी सिस्टम बनाकर सांप्रदायिक राजनीति की नींव डाल दी, जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए। आखिरकार इतने बड़े विरोध के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इस दौर के एक और अहम वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उनका कार्यकाल पहले विश्व युद्ध के असर और भारत में बढ़ते राजनीतिक टकराव के लिए जाना जाता है। और हाँ, इसी दौरान मोहनदास करमचंद गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे और उनकी सत्याग्रह की राजनीति भारतीय सियासत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जलियांवाला बाग जैसी भयानक त्रासदी तक कैसे पहुंचे। सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसा एक काला कानून लागू किया जो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने की ताकत देता था। इसी काले कानून के खिलाफ हजारों निहत्थे लोग शांति से विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे और वहीं ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो कुल मिलाकर ये दौर एक अजीब कश्मकश का दौर था। एक तरफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसे कुछ छोटे मोटे सुधारों का दिखावा हो रहा था, तो दूसरी तरफ जलियांवाला बाग जैसी बर्बरता और इसी गहरे विरोधाभास ने आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर की जमीन तैयार की। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या जरूरी बातें समझी। हमने देखा कि 1857 के बाद वाइसरॉय का पद शुरू हुआ, कैसे लिटिन के दमन और रिपन के सुधार की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। हमने ये भी समझा कि कैसे कर्जन के प्रशासनिक सुधारों का नतीजा बंगाल के बंटवारे के रूप में सामने आया और कैसे बढ़ते राष्ट्रवाद से निपटने के लिए अंग्रेजों ने कभी रियायत तो कभी हिंसा का सहारा लिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या वाइसरॉय भारत में आधुनिक संस्थानों के निर्माता थे जिन्होंने जाने अनजाने में ही सही भारत को एक शक्ल दी, या वो सिर्फ एक क्रूर साम्राज्य के शासक थे? उनकी असली विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।